नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ था और उसके आप लोगों ने जवाब दिए हैं, ये अच्छी बात है। उसकी टेंशन नहीं लेना है कि गलत हो गया या सही हो गया। बाकी मैं डे टू डे बेसिस पर आपको समझाने के लिए आता ही हूँ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों का कई बार ये भी हो जाता है कि सर कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा हो गया या फैक्चुअल ज़्यादा हो गया। मैं कोशिश ये रखता हूँ कि हमारा मिक्स रहे, जिसमें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमारा फैक्ट बेसिस भी हो जाए, कंसेप्चुअल बेसिस भी हो जाए। तो हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन जो पर डे डिस्कस करते हैं, उनमें कोशिश ये करते हैं कि बैलेंस अप्रोच रहे। कि मान लो किसी बार एग्ज़ाम का जो मेन जो अप्रोच है वो फैक्चुअल की तरफ चला गया या पूरा का पूरा कंसेप्चुअल की तरफ चला गया, तो आपको दोनों के लिए क्या रहना होगा, तैयार रहना होगा। और ऐसे झटके 1-2 साल में पीसीएस देता रहता है, वो कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर करेगा जिसके लिए आप पहले से तैयार ना हो। तो आपको हर एक डायमेंशन के बेसिस पर क्या करना है, तैयार रहना है। क्वेश्चन वो किसी भी रेंज में पूछे, किसी भी अप्रोच में पूछे, ये गारंटी है कि आपने अगर वो टॉपिक पढ़ा है तो उसमें से चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आए चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन अपन से बनेगा, ये पक्की गारंटी रहती है। सबसे पहला, कल लास्ट में ये क्वेश्चन दिया था कि आरआरबी से रिलेटेड हमको निम्नलिखित कथनों पर क्या करना था, विचार करना था। तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, आरआरबी कैन अंडरटेक ऑल टाइप ऑफ बैंकिंग बिजनेस लाइक कमर्शियल बैंक्स, कि वाणिज्यिक बैंकों की तरह आरआरबी सभी प्रकार के बैंकिंग काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा है, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, कि वे कैश रिजर्व रेशियो और स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि नगद जमा अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात से मुक्त हैं। नहीं, सीआरआर और एसएलआर आरआरबी को भी मेंटेन करके रखना होता है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि आरआरबीज आर अलाउड टू ओपन ब्रांचेज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आरआरबी को महानगरीय शहरों में शाखाएं खोलने की अनुमति है। हाँ, बिल्कुल अनुमति है, लेकिन इनका मेन फोकस किस पर रहता है, तो मेन फोकस आप याद रखना है कि रूरल या रिमोट रूरल एरियाज में रहता है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है इनका मुख्य बल। और दूसरी बात आपको याद ये रखना है कि आरआरबी शहरी क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, तो इनकी ब्रांचेज या इनकी शाखाएं हमें शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं, मेट्रोपॉलिटन रीजन में भी देखने को मिल सकती हैं। इस बात को जरूर याद रखना। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, कि बी आंसर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, कुछ लोगों का मतलब ये पॉइंट के बेसिस पर गलत हो सकता है कि दूसरा वाला सीआरआर और एसएलआर उनने ऐसा सोचा हो। सीआरआर और एसएलआर इनको आपको याद रखना है कि आरआरबी के ऊपर भी क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन उनका रेट अलग हो सकता है सहकारी बैंकों के लिए। ये क्या रखना है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे स्मॉल बैंक या पेमेंट बैंक, इनको हम लोग आगे एक आध क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आज का जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। पहला लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ नबार्ड। नबार्ड के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला है, नबार्ड इज द अपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कि नबार्ड भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च विकास बैंक है। दूसरा है, इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंस टू आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यह आरआरबी सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। नबार्ड डायरेक्टली लेंड्स टू इंडिविजुअल फार्मर्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स, नबार्ड सीधे व्यक्तिगत किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण देता है। ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो किसके बारे में लिखे हुए हैं, नबार्ड के बारे में लिखे हुए हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो नबार्ड के बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए, वो सबसे बेसिक बात ये है कि नबार्ड पहली बात तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। तो कई बार जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें सीधा जो है इसका फुल फॉर्म या एब्रीविएशन ही पूछ लिया जाता है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दूसरी बात अगर आप देखोगे कि याद रखना है कि नबार्ड को जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कौन से ईयर में हुआ था, 1982 में, 1982 में। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी। किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो शिवरामन एक समिति थी
उस शिवरामन समिति के रिकमेंडेशन के बेसिस पर इस बैंक को, नाबार्ड को क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। लास्ट सेशन में भी थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया था कि नाबार्ड क्या है, कि भारत में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अपेक्स इंस्टीट्यूशन है फाइनेंसिंग करने के लिए, वित्त उपलब्ध करवाने के लिए एक सर्वोच्च संस्था है। इसको क्या रखना है, याद रखना है। दूसरी बात मैंने बताया था कि नाबार्ड जो है वो लोगों को सीधा पैसा नहीं बांटता है। नाबार्ड क्या करता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, जैसे अगर आप देखोगे तो हमें कमर्शियल बैंकों के द्वारा, रीजनल रूरल बैंकों के द्वारा, पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंकों के द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंकों के द्वारा, ये क्या करता है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण को क्या करवाता है, उपलब्ध करवाता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। मतलब इस बात का ये है कि नाबार्ड सीधे जनता को फंडिंग नहीं करता है, या डायरेक्टली ये लैंडिंग नहीं करता है, या क्रेडिट क्रिएशन का काम नहीं करता है। इतना बात को आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा नाबार्ड के अंतर्गत एक फंड भी बनाया गया है, जिस फंड का नाम है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का भी निर्माण किया गया है, और ये किसके अंतर्गत किया गया है, तो आपको याद रखना है, नाबार्ड के अंतर्गत एक फंड भी बनाया गया है, जिस फंड का नाम क्या है, तो RIDF। इसको भी क्या रखोगे आप लोग, याद रखोगे। और क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि नाबार्ड अपेक्स डेवलपमेंट बैंक है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, स्टेटमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है कि भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड सबसे ज़्यादा यह सर्वोच्च संस्था है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंस टू RRB कोऑपरेटिव बैंक। मैंने लास्ट सेशन में भी ये वर्ड बताया था कि जब कोई संस्था सीधे लोगों को वित्त उपलब्ध ना करवाए, नाबार्ड सीधे लोगों को पैसा नहीं दे रहा है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, जैसे वाणिज्यिक बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, इनके द्वारा क्या करवा रहा है, नाबार्ड फंडिंग करवा रहा है, सीधे फंडिंग नहीं कर रहा है। तो इस तरह से नाबार्ड अपने आप में क्या है, तो नाबार्ड अपने आप में एक रीफाइनेंस एजेंसी है, यानी कि पुनर्वित्त संस्था है। इस बात को भी क्या रखोगे आप लोग, याद रखोगे कि नाबार्ड अपने आप में एक रीफाइनेंस एजेंसी है, यानी कि एक पुनर्वित्त संस्था है जो सीधे लोगों को पैसा नहीं देता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए कि इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंस, वर्ड क्या लिख दिया है, रीफाइनेंस टू RRB कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया है, सही हो गया है। इसके अलावा नाबार्ड डायरेक्टली लेंड्स टू इंडिविजुअल फार्मर्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स, कि नाबार्ड सीधे व्यक्तिगत किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण देता है, नहीं देता है। आपने देखा होगा गांव देहात के क्षेत्र में कुछ लोग जो है, जो मान लीजिएगा कोई हार्वेस्टर परचेज करके लेके आया, कोई ट्रैक्टर लेके आया, तो उस पर लिखा रहता है फंडेड बाई नाबार्ड या नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित। ऐसा नाबार्ड ने सीधा पैसा नहीं दिया है, नाबार्ड ने डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, जैसे भूमि विकास बैंक के द्वारा, ग्रामीण सहकारी बैंक के द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा, इनके माध्यम से नाबार्ड क्या कर देता है, वित्त को उपलब्ध करवा देता है। सीधे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को सीधे या किसानों को सीधा पैसा नहीं देता है, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ये तरलता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, सही हो जाएगा। ए आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। बात समझ पाए आप लोग, बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित बैंकिंग संस्थाओं को उनकी स्थापना वर्ष से क्या करना है, मिलाना है। आप लोग जरा देखिएगा, और आप पढ़ चुके हैं, RBI के बारे में पढ़ा चुका हूँ, नाबार्ड के बारे में पढ़ा चुका हूँ, RRB के बारे में पढ़ा चुका हूँ, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सिंगल ऑप्शन रह जाता है, तो उसको भी ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। तो आपको इन संस्थाओं के बारे में ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। आप सभी को पता है कि RBI का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, वो सभी को पता है कि 1935 में RBI का क्या हुआ था, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश के आधार पर RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था।
नाबार्ड की स्थापना अभी थोड़ी देर पहले ही बताई, 1982 में नाबार्ड को क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड को क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। और हमें पता है नरसिम्हम जो ग्रुप था उसके सिफारिश के आधार पर मुरादाबाद में देश का पहला आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद आरआरबी या इसके अलावा 4 और आरआरबी इस्टेब्लिश किए गए। तो जिसमें मुरादाबाद आरआरबी को प्रथमा बैंक के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को क्या किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके क्या किया गया, कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट की गई। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन करके किसको इस्टेब्लिश कर दिया गया, तो भाई नेशनलाइजिंग ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या इसका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश कर दिया गया। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, मैच द फॉलोइंग कर सकते हो। तो यही लिखा है, ये संस्थाएं, ये सीधा एक क्वेश्चन था, आपको हर एक का इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है या इनकी स्थापना वर्ष उससे क्या करना था, कहीं ना कहीं बताना था। इसको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्या हुआ होगा, समझ आया होगा कि क्या अप्रोच हमें इसमें पूरा रखना है और किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, टैकल करना है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को दूंगा होमवर्क में, चलो इसको ही पढ़ लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अगर बताओगे तो अच्छा रहेगा। लिखा है कि नाबार्ड हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और दूसरा लिखा है मोस्ट अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन मुंबई, भारत में अधिकांश सर्वोच्च वित्तीय संस्थान मुंबई में स्थित हैं। दो स्टेटमेंट लिखे हैं। अब पहले रुक करके आपको इस स्टेटमेंट का क्या करना है, सही जवाब देना है और बताना है कि क्या हो सकता है और इसमें अप्रोच लगाइएगा। अब देखो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। स्टेटमेंट पहला वाला जो अजर्सन है, नाबार्ड हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, ये सही लिखा हुआ है कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल क्या है, राइट लिखा हुआ है। भारत के ज़्यादातर जो वित्तीय संस्थान है या बैंकिंग वित्तीय संस्थान है उनके भी मुख्यालय मुंबई में है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब जैसे हमारे पास सामने क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस देखने में लगते हैं बड़े सिंपल, लेकिन ये इनके आंसर के बेसिस पर क्या हो जाते हैं, थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। अब जैसे हमने देखा दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये 80% लोग आंसर ए लगाएंगे इसमें। और मैं मतलब अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं अगर ये होमवर्क में दे देता और आप लोग इसका जवाब यही बता के आते, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि यह आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन अगर देखिएगा कि एजर्सन किसके बारे में बात कर रहा है, नाबार्ड के बारे में, और रीजनिंग किसके बारे में बात कर रही है, मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो एजर्सन कह रहा है कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, बात सही है। दूसरा कह रहा है कि ज़्यादातर जो बैंकिंग वित्तीय संस्थान है ये भारत में जो संचालित हो रहे हैं, ये कहाँ से संचालित हो रहे हैं, मुंबई से संचालित हो रहे हैं, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में। अरे भाई आपका कथन जो है वो मुंबई के बारे में नहीं है, कथन आपका नाबार्ड के बारे में है। आपका जो एजर्सन है वो एजर्सन किसके बारे में दिया गया, नाबार्ड के बारे में। और ये आपका जो रीजनिंग है वो नाबार्ड की बात कर ही नहीं रहा है। रीजनिंग जो है वो बात कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मुंबई की बात कर रहा है, वो मुंबई को जस्टिफाई कर रहा है, ना कि नाबार्ड को जस्टिफाई कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कथन और जो कारण है दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या सही तरीके से नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी आंसर क्या होगा, गलत, सही हो जाएगा। ए आंसर क्या होगा, गलत होगा। यही आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। आपको जैसे ही लगे कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपके सामने ऑप्शन आया, आपने देखा तुरंत टिक कर दिया। पहले कुछ ऑप्शंस को एनालाइज कर लेना है, ऑप्शन को जरूर पढ़ लेना है। और बहुत सारे लोगों को इन क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होती है। मैं मतलब अगर मेरी बात से सहमत ना हो तो आप बता सकते हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग सहमत होंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम देते हैं ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस जो हैं इस सेगमेंट में बहुत गलत हो जाते हैं, एजर्सन और रीजनिंग वाले में। और आप जैसे जैसे एग्जाम में ऊपर पढ़ते चले जाएंगे वो इसी तरह के क्वेश्चन क्या करते चले जाएंगे, पूछते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है।
मैं बोल देता हूँ, RIDF वॉज एस्टेब्लिश इन 1995-96 टू प्रोवाइड लोन्स फॉर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। RIDF की स्थापना 1995-96 में ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के लिए की गई। कमर्शियल बैंक्स कंट्रीब्यूट टू RIDF इफ दे फेल टू मीट एग्रीकल्चर लैंडिंग। यदि वाणिज्यिक बैंक कृषि ऋण लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो RIDF में उन्हें योगदान देना होता है। तीसरा लिखा है, RIDF लोन आर प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट्स टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर रूरल रोड्स, इरिगेशन एक्सेट्रा। इन ऋणों को राज्य सरकारों ग्रामीण सड़कों, सिंचाई आदि के लिए रियायती दरों पर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए 1 एंड 2, बी ऑप्शन 1 एंड 3, सी ऑप्शन 2 एंड 3 एंड डी ऑप्शन 1, 2, 3। तो ये 4 ऑप्शन जो हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। इन चारों में आपको क्या करना है, जवाब देना है। जवाब जरूर दे के जाना है। आपको कमेंट में क्या करना है, जवाब जरूर दे के जाना है कि आप किस आंसर को टिक कर रहे हो, उसको जरूर बताना है। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं या दूसरे सब्जेक्ट को बेहतर करना चाहते हैं तो अभी यूपी PCS प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए, यानी कि हमारा एक फाउंडेशन बैच जिसे P2I बैच भी बोल सकते हैं, तो ये फाउंडेशन बैच को क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है आरंभ 18.0। ये आरंभ 18.0 को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आप मेरा कूपन कोड RJT लाइव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कॉल कर सकते हैं 9289996921। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा चीज़ों को। ये बात की मेरी पक्की गारंटी है कि आपको इकोनॉमी या इससे रिलेटेड जो भी सेगमेंट हैं उन सेगमेंट में आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपकी अप्रोच बिल्कुल सही रहेगी। मेंस में आपके आंसर जो हैं वो दूसरों से बहुत बेहतर निकल के आएंगे। मैं पक्के से लिख के देता हूँ, और ये मेरा मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस रहा है। दूसरी बात, कई सारे ऐसे लोग पिछले 8 से 10 साल में जो सिलेक्ट हुए हैं जिनका शुरुआती अनुभव इकोनॉमी को लेकर बहुत ही अच्छा नहीं था। बहुत अच्छा उन्हें समझ में नहीं आता था, इकोनॉमी में उनका उतना आउटपुट नहीं आ पाता था, उनका आंसर उतना अच्छा नहीं आता था। फिर एक बार उन्हें जो है तरीका समझ में आया कि इस सब्जेक्ट में हमें अप्रोच क्या लेके चलनी है, अल्टीमेट हमें आंसर किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, तो वो हमने अप्रोच पे काम करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होता है सही अप्रोच का होना। अगर आपकी अप्रोच सही है, तैयारी आप मेहनत से कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा UP PCS स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।